हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे एजुकेशन चैनल जीके एजू में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम जो पिछले साल जो सीईटी का पेपर हुआ था कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे 131A, उसके अपन जो प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। और इस बार नेगेटिव मार्किंग पहले तो की थी, लेकिन अब उन्होंने बोला कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये अच्छा फैसला है, इससे मार्किंग अच्छी हो जाएगी। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है। तो हमें पता है, हमने प्रजामंडल पढ़े हैं, तो उन्होंने हमने पढ़ा है कि कृष्णदत्त पालीवाल जी धौलपुर से थे। और मथुरदास माथुर का नाम हम सब ने सुना है, मारवाड़ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। गोपीलाल यादव भरतपुर से। लेकिन इसमें देखो हरिमोहन माथुर, ये है जो इनका सही नहीं है। हरिमोहन माथुर जी, ये इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, मतलब इसमें बी में जी। अब अपन दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। भरतपुर प्रजा स्थापना में सबको पता है कि ये हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि बहुत ही देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो हम सबको पता है कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो ये थे विलियम ईडन। आपको पता है, इसमें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम ईडन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब हमें इनके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट थे जो मारवाड़ में थे, मेवाड़ में, सिक्के में पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आपको याद रहेंगे। मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, देखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोधपुर वाले। जोधपुर के हैं मैकमोहन। कौन है? मैकमोहन। और उदयपुर के हैं मेजर सोवर्स। और जयपुर के भी अपन ने पढ़ाई था, कौन थे? मेजर ईडन। ठीक है। और कोटा के थे, जहाँ मतलब बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उन्होंने मेजर बर्टन थे, उनका सर उन्होंने काट दिया था क्रांतिकारियों ने, तो हमने ये भी पढ़ा था। और अपन मेजर बर्टन। और सिरोही के पूछ लेते हैं तो जेडी हॉल। और भरतपुर के पूछे, अभी वीडियो का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें पूछा उन्होंने, तो मॉरिसन। ठीक है, इसको निक्सन भी कहते हैं। तो जोधपुर के मेजर मैकमोहन, उदयपुर के मेजर सोवर्स, जयपुर के मेजर ईडन, कोटा के मेजर बर्टन, सिरोही के जेडी हॉल और भरतपुर के मॉरिसन, इन्हें निक्सन भी कहते हैं। बाकी वाला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अपन ने तीसरा प्रश्न कर लिया था, चौथा प्रश्न हम कर रहे हैं। चौथा प्रश्न पूछा उन्होंने, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ये प्रश्न तो बहुत ही सरल है, अपन सब ने बहुत बार पढ़ा है। ये लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। लॉर्ड कैनिंग के टाइम उन्होंने किया था। ठीक है। और अब आगे वाला प्रश्न हम लेते हैं। आगे वाला पांचवा प्रश्न, 1818 में कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, की ओर से राजपूत राजाओं से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? ये प्रश्न आर्य परीक्षा 2018 में पूछा गया है, और उससे पहले भी बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो थे वो थे चार्ल्स मैटकॉफ। कौन थे? चार्ल्स मैटकॉफ। आप ये ध्यान रखना, बहुत ही ज़रूरी है, चार्ल्स मैटकॉफ। छठा प्रश्न पूछा उन्होंने, अटुंडी, जो अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सबको पता है कि अटुंडी आश्रम की स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय। ये बहुत बार पूछा गया, आप इसको नॉलेज में ध्यान में रखना। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया? जब विजय सिंह पथिक द्वितीय चरण में जब इनसे जुड़े बिजोलिया किसान आंदोलन से, तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला पाए। और उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, उसका नाम था प्रताप। क्या था? प्रताप।
प्रताप न्यूज़ पेपर के बारे में हम कुछ अलग से इम्पोर्टेंट फैक्ट और पढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट जो अपन और पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के घटनाओं का प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित होने वाले, कहाँ से प्रकाशित होता है प्रताप? कानपुर से। कानपुर से कौन सा? प्रताप। और इसके जो संपादक पत्रकार कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये आप याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ से प्रकाशित होता था, तो कानपुर से। नाम क्या था? प्रताप। और इसके जो समाचार पत्र के जो प्रकाशित करने वाले का नाम क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये नाम आप भी अपने दिमाग में याद रखना। अब अपन क्वेश्चन संख्या 8 लेते हैं। 8वां पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। उन्होंने कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई। ठीक है। और इसमें दूसरा कथन उन्होंने दिया है कि सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो इसमें दोनों ऑप्शन सत्य हैं, क्योंकि जो ये मेवाड़ में हुई थी, मेवाड़ देश हितैषी सभा, इसकी स्थापना भी हुई थी, सत्य। और इसमें ये इसका उद्देश्य समाज सुधारना था। तो अपन इसमें करेंगे ऑप्शन डी, दोनों कथन सत्य हैं। अब क्वेश्चन संख्या 9, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राजा की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितनी बार एग्जाम हुए 1857 की क्रांति में से ये 4-5 क्वेश्चन जो अपन ऊपर किए तो 2-3, और ये कॉमन है, ये पूछे जाते हैं, इनके बिना पेपर भी नहीं बनता है। तो आप इनको फैक्ट को ध्यान रखें, और मैं आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताता हूँ। इसमें तो सबसे ठाकुर कुशाल सिंह हैं। कौन है? उन्होंने मेवाड़ की सेना को हराया था। मैं आपको इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये रहे, इन्होंने 2 युद्ध हुए थे। देखो, बिथोड़ा का युद्ध जो हुआ था 8 सितंबर 1857 को, ओनाड सिंह प्लस हितकोट दोनों ने मिलकर, जो कि मेवाड़ की जो मारवाड़ की सेना थी, उनके सेनापति थे। और उन्होंने किया था कुशाल सिंह से। इसमें कुशाल सिंह विजय रहे थे, और इसमें मारवाड़ी सेना का सेनापति ओनाड सिंह मारा गया। फिर उन्होंने उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर, याद रखना ऐसे, एक तो 8 सितंबर और एक 10 जब ऐड हो जाएगा तो 18 सितंबर, 10 दिन बाद में जब युद्ध हुआ तो उसको बोला गया चेलावास का युद्ध। और इसको काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ गोरी सेना थी और एक तरफ हमारे ये मारवाड़ के लोग थे। तो इसमें कुशाल सिंह और ये मैकमोहन के विरुद्ध हुआ था। इसमें कुशाल सिंह इसमें भी विजय हुए थे। इसमें मैकमोहन मारा गया। कौन मारा गया? मैकमोहन मारा गया इसमें। ठीक है, आप ये भी फैक्ट अपने दिमाग में, पहले में ओनाड सिंह और दूसरे में मैकमोहन मारा गया। और जोधपुर सेना ने नेतृत्व मैकमोहन कर रहे थे, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? पैट्रिक लॉरेंस। कौन कर रहे थे? पैट्रिक लॉरेंस। देखो, जोधपुर की सेना का पूछ ले तो मैकमोहन, और जो अंग्रेजी सेना थी उसका कौन कर रहे थे? पैट्रिक लॉरेंस। मैकमोहन क्यों कर रहे थे? क्योंकि ओनाड सिंह जो सेनापति थे वो मारे गए, तो उन्होंने किसको चार्ज लिया? मैकमोहन ने। और जो अंग्रेजी सेना उसको उन्होंने पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अब अपन अपने वाला पढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न हम लेते हैं। तो इसमें हो गया कुशाल सिंह। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? हम सबको पता है कि चौरी कर लगाने वाले थे कौन सी रियासत थी? बिजोलिया। कौन थी? बिजोलिया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय अगर में बना था, अपन ऊपर पढ़ा था। मैं आपके इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और पढ़ लेते हैं। ये देखो, इसमें देखो उन्होंने कितने प्रकार के, पहले पूछा जाता है कि बिजोलिया में कितने प्रकार के कर थे, तो 84% प्रकार के लाग बाल मतलब करे थी। ठीक है, और ये पूछा चौरी कर। चौरी कर कब लगा था? 1903 में। किसने लगाया था? कृष्णदास ने। किस रियासत में लगा था? बिजोलिया रियासत में। ये चौरी कर 1903 में किसने लगाया था? कृष्णदास ने, जहाँ के जमींदार जागीरदार थे, उन्होंने लगाया था। और किस में था? बिजोलिया में। और उन्होंने एक तलवार बंदी कर लगाया था।
तलवारबंदी कर मतलब जो राजा था वो राजा का बेटा अगर राजा मतलब उत्तराधिकारी बनता, जैसे ज़मींदार थे, ज़मींदार का बेटा अगर बनता वापस ज़मींदार, तो उन्होंने उसका वो एक तलवारबंदी कर लेते जो 5 रुपये 2 रुपये कुछ माने थे। और ये शुरू किया था पृथ्वी सिंह ने। किसने शुरू किया था? पृथ्वी सिंह ने। और ये देखो 1906 में हुआ था। ऐसे प्रकार के कुल मिला के 84 प्रकार की जो भी कर थे, इससे किसान परेशान हुए और उन्होंने जो लिया किसान आंदोलन का। ये प्रथम चरण की सारी बातें हैं। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। मैहर प्रसिद्ध है। तो मैहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए। आप ये याद रखना, किसके लिए फेमस है? सोने की चित्रकारी के लिए फेमस है। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 12। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ था? हमारे राजस्थान के बहुत ही फेमस संत रहे हैं स्वामी केशवानंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मंगलूना गांव। कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में। कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में। आप ये याद रखना। अब क्वेश्चन संख्या 13 पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय लोक कला मंडल, ये पढ़ना आप। इसमें ऑप्शन ए सही, इसमें ए सही होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन संख्या 14। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो हम सबको पता है कि चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला राजस्थान का कहाँ होता है? झालरापाटन। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री वसुंधरा जी का विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन से ये मेला आयोजित होता है। 15वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। 15 है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक मतलब जो विजय स्तंभ है उस पर जो पहली बार डाक टिकट हुआ था वो कब जारी किया गया था? तो हम सबको याद रखते हैं, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के 2 साल बाद मतलब 1949 को टिकट जारी हो गया था। अब चलो आगे 16 प्रश्न पढ़ते हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? हम सबको पता है कि नागौर में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 में। तब उन्होंने जब नागौर दरबार में हुआ था तो उन्होंने वहाँ पे एक तालाब का निर्माण करवाया जिसको बोलते हैं शुक्र तालाब। तो इसका आंसर होगा बी। अब 17वां प्रश्न पढ़ते हैं। लोदरवा प्रसिद्ध हैं। तो हम सबको पता है कि लोदरवा किस लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए। किसके लिए फेमस है? जैनियों के लिए फेमस है। क्वेश्चन संख्या 18। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षक प्रदान था? संरक्षण किसका प्रदान था साहिबुद्दीन को? तो साहिबुद्दीन को संरक्षण था महाराणा जगत सिंह है, जो मेवाड़ के राजा थे। महाराणा जगत सिंह का उनको संरक्षण प्रदान था। 19वां प्रश्न है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक कला नृत्य से है? फल्गुबाई हम सबको पता है कि फल्गुबाई का संबंध किससे है? तो उनका फल्गुबाई चरी नृत्य की नृत्यांगना है। ठीक है, चरी याद रखना। ये बाइयाँ बहुत कंफ्यूज हो जाती है, इसमें अपन हो जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? उन्होंने 3 तो एक ही कैटेगरी अलग दे रखे और एक अलग कैटेगरी का दे रखा है, ये हमें पता करना है। तो हमें पता है कि खड़ताल इनमें अलग है। शहनाई, मशक, अलगोजा ये एक ही श्रेणी के हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बाहट को कारावास दिया गया था? ये हम सबको पता है कि जो बनारस में हुआ था कांड, उसमें उनका नाम जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी
बनारस षड्यंत्र केस में इनका नाम था। अब आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण भिन्न सम्मिलित नहीं है कि कौन सा कहाँ पे पहना जाता है और कौन सा कहाँ पे नहीं पहना जाता है। हमें पता है सुरलिया कान में पहना जाता है, तिमड़िया तो पण फेमस है मारवाड़ में, तो तिमड़ियों गला में पहरी जाए और तगड़ी कमर में पहरी जाए। पर आ जगी रमजोड़ है, रमजोड़ कड़े में कोनी पहरी जाए। आ बात अपाने सगला ने ध्यान है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत हुएला। 23वां प्रश्न, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। हम सब ने ये पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि जो देवगढ़ शैली थी उसको अंधेरे में थी, अंधेरे में चांदनी में लाने का काम किसने किया? श्रीधर अंधारे ने। किसने किया? श्रीधर। कौन सी थी? देवगढ़ शैली। कौन लेके आए थे? श्रीधर अंधारे। ठीक है, अंधारे पढ़ते हैं, वो लेके आए थे। क्वेश्चन संख्या 24 में हम सब इनको मिलान करना, लोक देवी दे रखी है और उनको जो मानने वाली जाति दे रखी है। तो अपन सबसे इसमें आइडिया से लगा सकते हैं कि कौन सा नहीं। अपन को सारे याद नहीं है, फिर भी अपन में सम्मिलित करके ले ही सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो। तो इसमें देखो, करणी माता चारणों की है, सही है। तो पहले में 4 इसमें सही है। और फिर दूसरा सकाई माता है खंडेल वालों की। और फिर ये है आई माता है, हम सबको पता है, सिरवियों की। और नारायणी माता है नाइयों की। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। चलो आगे चलते हैं। बांतारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? ये बहुत ही राजस्थानी कला में मान रखने वाला ग्रंथ साहित्य है। बांतारी फुलवारी विजयदान देथा की याद हमें दिलाता है। विजयदान देथा उसमें कितने खंडों में विभाजित हैं? ये तो ये टोटल 14 खंडों में, भागों में विभाजित हैं। ये आप हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 26वां है, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है और मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है, ये दोनों ही गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर हैं। किस संप्रदाय के मंदिर हैं? गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर हैं। ये भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? ये मेवाड़ के महाराणा थे जिनको लिखा था और उनका नाम था महाराणा फतेह सिंह। उन्होंने लिखा था। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह को क्या लिखा था? केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया लिखे थे। फिर जोधपुर का मां मंदिर उपासन स्थल है। हम सबको पता है कि जो जोधपुर का मां मंदिर उपासन स्थल किसका है? बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय। किस संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित रखता है। फिर 29वां प्रश्न है, बड़हार क्या है? बड़हार एक जो विवाह करते हैं उस पे जो भोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बड़हार। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर आगे वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अमीर माँ काव्य तो नयनचंद सूरी ने लिखा था, सही है। वंश भास्कर भी सूर्यमल मिश्र ने लिखा, ये भी सही है। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी ने ये भी लिखा, वो भी सही है। पृथ्वीराज विजय चंद्रबदई ने लिखा था, ये बात थोड़ी गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयराज सीए, पृथ्वीराज विजय ने, चंद्रबदई नहीं लिखा था। मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है, ये भी करंट में आया था, उस समय करंट में था, अब तो 1 साल पुराना हो गया। तो जो ये करंट का इशू था उन्होंने करंट से इस प्रश्न को उठाया है। तो इसमें ऑप्शन था मिथेश निमोही, ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसमें उसको क्या बोलते हैं? खयोतू। क्या बोलते हैं? खयोतू। इसमें ऑप्शन डी, इसमें बोलते हैं खयोतू। चलो 33वां प्रश्न है, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है?
चारों वाले लोक देवता कल्लाजी महाराज को बोला जाता है, क्योंकि कल्लाजी महाराज जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के दुर्ग पर, तो अपने चाचा को अपने कंधे पर बैठा के उन्होंने युद्ध लड़ा था, तो वहाँ से उन्होंने चारों वाले लोक देवता भी कहते हैं वीर कल्लाजी महाराज। और फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे सुहारवर्दी, ऑप्शन डी सुहारावर्दी समुदाय से ये संबंधित थे। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, नया प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया, लेकिन थोड़ा माइंड में रहता नहीं है, तो आप ये ध्यान रखना। फिर उन्होंने पूछा है मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की जो मस्जिद है वो जालोर में स्थित है। कहाँ है? जालोर में स्थित है। 36वां प्रश्न उन्होंने पूछा है हमसे, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान यामांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर में क्या होगा? ये अक्षांतर देशांतर का प्रश्न है जो आपको वह लेके करना पड़ेगा। अपन इससे आगे बड़ा प्रश्न करते हैं। आगे भारतीय भूगोल का एक प्रश्न पूछा उन्होंने वापस, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। तो भारत में किस क्षेत्र में शुष्क कृषि किस वर्षा क्षेत्रफल में की जाती है? तो ये इसमें ऑप्शन होगा राइट 35 से 75 सेमी। शुष्क पूछा है तो शुष्क तो 35-70 मतलब सबसे कम में होगा, तो कम यहाँ देखो 35 से 75 के बीच में ही है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। भारत को जो कृषि जलवायु प्रदेश बांटे राजस्थान के 10 में और भारत के 15 में, तो जो बांटे हैं वो किसने बांटे हैं? तो इसमें है योजना आयोग द्वारा बांटे गए हैं, ठीक है। और ऑप्शन 39 में पूछ रहा है भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की। ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछी है लूणकरणसर बीकानेर में ये है। ये कहाँ पे है? लूणकरणसर बीकानेर में भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई। कहाँ की गई है? लूणकरणसर बीकानेर में। आप इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 40वां क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? रागी उत्पादन में सर्वाधिक नाम आता है कर्नाटक का। रागी उत्पादन कौन है? कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक रागी उत्पादन होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? जो स्थानांतरित कृषि जूमिंग कृषि जो बोलते हैं उनमें से नहीं है। तो पोन्नम केरल में बोलते हैं, सही नाम है। पोंडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं, ये बात भी सही है। और जूम कहते हैं असम में। ये स्थानांतरित कृषि के नाम है। देखो पोन्नम किस में केरल में बोलते हैं, सही बात है। पोंडू आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में बोलते हैं, सही बात है। जूम असम में बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो कुमारी है वो मध्य प्रदेश में नहीं बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे वाला पाक स्टेट अवस्थित है, ये हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते हैं आ रहे। भारत और श्रीलंका के बॉर्डर पे जो एक छोटी सी संधि है वो पाक डमरू पाक स्टेट उसको बोलते हैं। फिर है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो श्रृंखला का भाग राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है और ये बारनेर है ना, ये बारनेर सतपुड़ा की भाग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर पूछा इन्होंने भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत अधिक है? मतलब किस क्षेत्र में प्रतिशत में ना सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो ये है मिजोरम में। किस में है? मिजोरम। अभी जो वन रिपोर्ट नहीं आने वाली है वहाँ से आपको डाटा उठाना है। इन्होंने पिछली बार का पूछा है, अब की बार शायद डाटा नहीं आने वाला होगा और या फिर आगे होगी, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखना। फिर उन्होंने पूछा है अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हम सबको पता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। किस पे है? कावेरी नदी पर है। आगे वाला 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिलों में समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो कच्छारी 47वां क्वेश्चन
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। इन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्चुअल तरीके से पूछा है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। इस 45 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 48 पे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो कि ST, उसका प्रतिशत कितना है जनसंख्या में? तो उसका कितना है? ऑप्शन सी कितना है? 13.5% है। ठीक है। और इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित के, मतलब इसरदा बांध परियोजना का संबंध किन जिलों से है? तो वो है टोंक और सवाईमाधोपुर से। किससे है? टोंक और सवाईमाधोपुर से इसका संबंध है। 50% है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थली सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा किस पाया जाता है और कहाँ पे नहीं पाया जाता? हमें पता उड़िया का पठार तो माउंट आबू में, ये भाकर जो पूरी सूर्य की पहाड़ी उनको बोलते हैं, बुराट का पठार कुंभलगढ़ से गोमुंदा के मुद्दे को बोलते हैं, लेकिन लसाड़े का पठार राजसमंद में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वो जी का ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। 51 पे है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? तो हम सबको पता है कि इंसेप्टिसोल कौन पे पाई जाती है? पाली, भीलवाड़ा और सिरे में पाई जाती है। 52वां है, कौन सा खनिज सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो रॉक फॉस्फेट तो झुमर कोरडा में पाया जाता है, मैग्नीज ये कालाकुंटा में सही है, लोहास्क मरीजा बनलो में सही है, लेकिन ये तांबड़ा है ना, ये काला जामुन चित्र संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन 52 में सी, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है। आगे वाला पढ़ते 53 वाला, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? 12 जिले में। कहाँ है? 12 जिले में शेरगढ़ अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ये बार बार पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा है, पता नहीं, इसीलिए इसको आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें है अति शुष्क आंशिक क्षेत्र वाला ना, ऑप्शन बी जो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र 54 का बी, जो कि क्या है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान की कृषि जलवायु में, जो 10 भागों में बांटा है, उनमें सबसे बड़ा है अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। आप ये ध्यान रखना। 55 नंबर क्वेश्चन है, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बीथड़ी हम सबको पता है कि कहाँ पे है, ये है हमारे जोधपुर में, हमारे मारवाड़ के जोधपुर में। कहाँ है बीथड़ी पवन ऊर्जा? कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान में कौन से जिलों में जनघनत्व 100 से प्रति व्यक्ति किलोमीटर कम पाया जाता है? मतलब 100 से भी कम पाया जाने वाले 2011 की जनगणना के अनुसार अपने हैं। तो इसमें जैसलमेर है, आपनो बाड़मेर है, आपनो बीकानेर है, ऑप्शन बी हटे सही वाला। ठीक है सा। और फिर अपन आते हैं आगे वाले प्रश्न 57 पे। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो पर्यावरण को लेकर राजस्थान में नीति कब घोषित की गई भाई साहब? अपन 2010 में। कब करी? 2010 में। आगे, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का की जगह में वाला तो अपन वह दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागा में, क्योंकि अटे बारिश घनी वह बारिश वह जने ऑटोमेटिक मक्का वह अपने पश्चिमी राजस्थान मायने कोनी वह, क्योंकि अपना बारिश ही कोनी ना कोई जल नदी व्यवस्था है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग मायने मक्को सर्वाधिक हुए। आगे वाला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कटत हो वो अपन हो धौलपुर में। किस जगह? धौलपुर में। आपको ध्यान रखना।
खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, जिससे इत्र भी बनता है खस घास से, पता है आप लोगों को? तो ये है भरतपुर और टोंक के वन विभाग। कहाँ है? भरतपुर और टोंक, मतलब ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी सदन बैठक में गठन के लिए गणपूर्ति उनमें से उत्पादन के हकदार व्यक्तियों के, मतलब उन्होंने गणपूर्ति की पूछा है कि भाई हमें कुछ के विरुद्ध अपन लेके जा रहे हैं, तो इसमें उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए सदन के अंदर? तो इसमें है 3/4, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कितनी उपस्थिति होना चाहिए? 3 उपस्थितों की 3/4 संख्या। राजस्थान, ये जो राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न आने लगे हैं अब। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? हम सबको पता है, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया उन्होंने कि कितने कौन हैं। तो ये तो जाना पहचाना प्रश्न है, नारायण सिंह मसूदा इनके, उसका ऑप्शन हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें कौन शामिल नहीं होता? जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति, अब जो भी है सबके नोडल जो बड़े बड़े हैं आयोग हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, वैसे ही राजस्थान में जो स्टेट है वहाँ कौन करता है? तो राज्यपाल। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नियुक्ति कौन जो करते हैं, उसमें जो समिति बनती होती है उसमें कौन शामिल नहीं होता? ये है कसम से। मुख्यमंत्री तो होंगे ही, और विधानसभा ये भी होते हैं, और विधानसभा विपक्ष के नेता तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, तो इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आपको वहाँ से कोई लेना है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, और विधानसभा विपक्ष के नेता, जो विपक्ष नेता होते हैं उनको भी रखा जाता है। लेकिन ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अपने 64वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो अगर अपने सूचना मांगे आरटी के तहत और हमें सूचना नहीं मिलती है तो कितना जुर्माना मिल सकता है? 25,000 रुपये तक जुर्माना संस्था पर लगा सकते हैं। राजस्थान में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम आयोग के अध्यक्ष? तो ये थे हमारे के गोयल। कौन थे? के गोयल। ये देखो प्रथम, बड़े छोटे आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई ना कोई ट्रिक है। लेकिन हाँ ये है कि के गोयल, ऐसे कुछ नाम जो अपन आते रहते हैं, अपन उनको ध्यान से पढ़े तो ये अपने काम में आ जाएंगे, अपने को याद भी हो जाएंगे। अब पहली बार याद करते थोड़ा लगता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, वैसे से अपन ऐसे होते रहेंगे। राजस्थान में विनियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? ये देखो सब डाटा वाले हैं, ऐसे याद रहे करने पड़ेंगे अपने को। तो इसमें कौन रहेंगे? और 66 नंबर पे 1955, सॉरी इसमें आप 1953 कर लेना। अब मुझे याद आ गया, 1953 इसमें सही होगा, भूल के लिए क्षमा। राज्य में विनियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? सन 1953 में की गई थी। और जो कथन दे रखे हैं उनको हमें पढ़ना है पहले। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। एकदम सत्य बात है। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल सही बात है ये भी, कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री रहे थे हरिशंकर बाबड़ा, अभी तक रहे, सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे। तो उसमें मेरे को दोनों कथन सही, इसमें दोनों कथन सही हुए हैं अपने। इसमें आगे वाला प्रश्न है 68वां प्रश्न। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अपील की जा सकती है? तो ये 60 दिन के भीतर अपन दूसरे अपीलीय निर्णय में कर सकते। कितने दिन है? 60 दिन के बाद अपन कर सकते हैं भीतर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। कहाँ के होते हैं?
समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग के कार्यालय कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, सही बात है। राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालय के, एक बिल्कुल बात, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड सब कुलाधिपति कौन होते हैं? हमारे माननीय राज्यपाल जी महोदय, ठीक है। और इसमें राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के समस्त, नहीं ये बात थोड़ी गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी होते हैं। डी तो सही है। देखो, समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान के भूभाग में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, अपने पूरे राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, तो इसमें ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो इसमें अपन को 69 में सी ये थोड़ा गलत है। फिर पढ़ते हैं आगे वाला। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो सर्वाधिक किनके शासनकाल में लगा था? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में लगा था। निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रही, जो करंट का प्रश्न था उस हिसाब से उन्होंने उठाया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है निपुण। इसके बाद निपुण किस द्वारा हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर विभाग है वहाँ से हो रहा है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं सचिव। को सचिव के होते हैं? सचिव होते हैं जो वित्त मंत्रालय के होते हैं, उनके 1 रुपये पे सिग्नेचर होते हैं। हम सब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये होते हैं किसके? गवर्नर के, लेकिन यहाँ गवर्नर के साइन नहीं होते। यहाँ किसके होते हैं? इसके जो सचिव होता है वित्त मंत्रालय का, उनके साइन यहाँ पे होते हैं। ये ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, तो ई श्रम में करंट अफेयर के प्रश्न है ये सारे। तो ये ई श्रम का पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कार्य कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना होता, ये बनाना। इसमें 73 में ए राइट हो जाएगा। जो करंट का प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे ऑप्शन NK सिंह। कौन है? NK सिंह। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था? इसका ऑप्शन है डी। ये अपने करंट क्वेश्चन है समय के, तो आप इसको सब एक बार छोड़ दो। देखो 76 करंट का छोड़ो आप इसको भी। ये देखो ये अपने क्वेश्चन आ गए अपन वो जो करंट वाला उनको छोड़ो। 80 नंबर जो क्वेश्चन है, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो इसमें कितने थे? 7 जिलों को समाहित किया गया था। आज अपन टोटल 80% अपन ने कर लिए हैं, और इसके आगे भी कुछ प्रश्न बचेंगे जो अपन आगे करेंगे। पूरे जो 150 क्वेश्चन है वो सब करेंगे। लेकिन अभी आज के लिए पार्ट ए में इतना ही सही है। आप उसको पढ़ो, और आपको ऐसे पढ़ाना है या फिर मेरे को ऐसे बताओ आपकी आपको मैं टॉपिक वही पढ़ाऊँ, एक टॉपिक लेके उनमें से जो पसंद आए वो पढ़ाऊँ। तो आप मेरे को अपना रिव्यू दीजिए, और मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं ताकि आप तक अच्छी सटीक जानकारी पहुँचे। और अगर कोई मेरे से गलती होती है तो उसकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सपोर्ट करिए अपने भाई को, और मैं भी मेरी ओर से जितनी कोशिश हो सकेगी मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपकी हर समस्या का समाधान करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।